हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग के इतिहास के बारे में जानेंगे कि किन किन साइंटिस्टों ने क्या क्या काम किया प्लांट ब्रीडिंग के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं, बात कब की है, ये है 1694 की बात है। 1694 में एक साइंटिस्ट हुए कैमेरियस। ठीक है, कैमेरियस, इन्होंने सबसे पहले प्लांट के अंदर सेक्स को डिस्कवर किया कि प्लांट के अंदर जो है लिंग की खोज किसने की, तो कैमेरियस ने। कब? 1694 के अंदर। तो ये सबसे पहले साइंटिस्ट हुए, क्या नाम था इनका? कैमेरियस। इन्होंने सबसे पहले क्या डिस्कवर किया? डिस्कवर सेक्स इन प्लांट। ठीक है, तो 1694 में कैमेरियस साइंटिस्ट हैं, कैमेरियस नाम है इनका, और इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि प्लांट के अंदर लिंग होता है, सेक्स होता है। सबसे पहले इन्होंने ही बताया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक मोनोसियस प्लांट लिया, एक डायोसियस प्लांट लिया, उन दोनों के बीच में देखा, उन दोनों के बीच में स्टडी की और पाया कि प्लांट के अंदर क्या होता है? लिंग होता है, सेक्स होता है। सेक्सुअलिटी के बारे में बताया। ठीक है, कौन सा साइंटिस्ट है जिन्होंने प्लांट की सेक्सुअलिटी के बारे में बताया? तो कैमेरियस साइंटिस्ट है जिन्होंने प्लांट की सेक्सुअलिटी के बारे में बताया। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 1717। देखो ये जो ईयर है ना, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी जितने आप याद कर सको उतने याद रखना, क्योंकि कोई भरोसा नहीं एग्जाम का पैटर्न चेंज होता है और जितना डिफिकल्ट लेवल रखा जा सकता है उतना डिफिकल्ट लेवल रखा जा रहा है। तो याद रखना कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी रीड आउट जरूर करना, जितनी बार पढ़ो उतनी बार ईयर को जरूर देखना, कि कोई भरोसा नहीं कब क्या पूछा जा सके। तो यहाँ पे 1770 की बात करते हैं, 1717 की। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट हुए थॉमस फेयरचाइल्ड। काफी फेमस साइंटिस्ट है, इनके बारे में जरूर याद रखना। थॉमस फेयरचाइल्ड साइंटिस्ट हुए, जो इंपॉर्टेंट है उसके आगे में स्टार लगा दूंगा। थॉमस फेयरचाइल्ड 1717 में थॉमस फेयरचाइल्ड साइंटिस्ट आए। इन्होंने फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड प्रोड्यूस किया। याद रखना, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन पर काम किया, सबसे पहले आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करने वाले साइंटिस्ट थॉमस फेयरचाइल्ड है। क्या? प्रोड्यूस फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड। ये पहला साइंटिस्ट है जिन्होंने फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड प्रोड्यूस किया। ठीक है, कैसे प्रोड्यूस किया, किस किस पे क्रॉस इन्होंने करवाया? तो इन्होंने क्या लिया? कार्नेशन मतलब पिंक कार्नेशन इन्होंने लिया। ठीक है, कार्नेशन भी कौन सा? पिंक कलर का कार्नेशन लिया, जिसका साइंटिफिक नाम क्या है? डियांथस कैरियोफाइलस, और किसके बीच में? स्वीट विलियन, जिसको क्या कहा जाता है? डियांथस बारबटस। इन दोनों के बीच में क्या करवाया इन्होंने? क्रॉस करवाया। मतलब फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाने वाले साइंटिस्ट कौन है? थॉमस फेयरचाइल्ड है। उन्होंने कॉर्नेशन लिया और स्वीट विलियन लिया, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया, और इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाने पर जो F1 डेवलप हुआ, फर्स्ट जनरेशन में डेवलप हुआ, उसको इन्होंने क्या नाम दिया? उसको नाम दिया इन्होंने, उसको वैसे दो तरीके से बोला जाता है। एक तो बोला जाता है उसको कार्नेशन कैरियोफाइलस बारबेटस, ये कहा जाता है, या इसका जो फेमस नाम इन्होंने दिया है वो है क्या? फेयरचाइल्ड मूल के नाम से इसे जाना जाता है कि फेयरचाइल्ड मूल जो है ये फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड है, जो किसने दिया? थॉमस फेयरचाइल्ड ने दिया, इन्हीं के नाम पर रख दिया फेयरचाइल्ड मूल, और इन्होंने 1717 में इस पर ये प्रोड्यूस किया। याद रखना, 1 बाय 1 सिस्टमेटिक चल रहे हैं, ईयर वाइज क्रोनोलॉजिकल रह रहे हैं। 1694 के बाद 1717 पे आए हैं, तो क्रोनोलॉजिकल ईयर लूंगा ताकि आपको याद रखने में इजी रहे। कहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो सीधा सा क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है थॉमस फेयरचाइल्ड।
क्योंकि फर्स्ट हाइब्रिड प्रोड्यूस करने वाला साइंटिस्ट समरफेल्ड है। कैसे प्रोड्यूस किया? तो कॉर्नेशन लिया, पिंक कॉर्नेशन उन्होंने लिया था जिसका नाम डायंथस कैरियोफाइलस है, और स्वीट विलियन लिया डायंथस बार्बाटस, इन दोनों का क्रॉस करवाया। F1 में जो आया उसको कार्नेशन कैरियोफाइलस बार्बाटस कहा जाता है, बट एक्चुअल में उसका जो फेमस नाम है वो है फेयरचाइल्ड म्यूल, इसको फेयरचाइल्ड म्यूल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद कौन आए? इसके बाद में बात करूं 1761 में, 1761 की बात है। 1761 यहां पे आए साइंटिस्ट कोलरियूटर, क्या नाम था? कोलरेटर, जो भी बोलना चाहो, प्रोनाउंसिएशन आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोलरेटर आए, कोलरियूटर आए। इन्होंने क्या किया ये भी बताना, फर्स्ट सिस्टमेटिक स्टडी की प्लांट हाइब्रिड की। याद रखना ये साइंटिस्ट जो है इन्होंने क्या किया? फर्स्ट सिस्टमेटिक स्टडी की प्लांट हाइब्रिड की। ठीक है, प्लांट हाइब्रिड। देखो हाइब्रिड किसने डेवलप किया? सबसे पहले थॉमस फेयरचाइल्ड ने, इन्होंने डेवलप किया। लेकिन कोलरियूटर जो थे इन्होंने क्या किया? फर्स्ट टाइम सिस्टमेटिक स्टडी की प्लांट हाइब्रिड की। अब इन्होंने फर्स्ट सिस्टमेटिक स्टडी की तो किस पर की? इन्होंने क्या किस पर की? तो याद रखना टोबैको पे। किस पे की? टोबैको पे इसने स्टडी की। इन्होंने क्या किया? एक तो लिया इन्होंने टोबैकम टोबैकम पेनिकेटम और टोबैकम रस्टिका। टोबैकम पेनिकेटम और टोबैकम रस्टिका इन्होंने लिया और इसका क्रॉस करवाया, और इसका क्रॉस करवाया जो F1 आया, जो F1 जनरेशन प्रोड्यूस हुई, इन्होंने बताया कि जो F1 जनरेशन है ये अपने पेरेंट्स से काफी अच्छी है। मतलब इन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्व किया, बोल सकते हैं इन्होंने क्या किया? फर्स्ट ऑब्जर्व किया हिट्रोसिस फर्स्ट ऑब्जर्व किया। याद रखना हिट्रोसिस जो टर्म है ये तो सुल ने दिया था 1914 में, किसके लिए? हाइब्रिड विग्योर के लिए। मतलब सबसे पहले हाइब्रिड विगर का मतलब क्या हो गया कि किसने बताया कि जो दो अगर हम स्पीसीज का क्रॉस करवा रहे हैं, अगर कोई हाइब्रिड हमने डेवलप की है कि वो अपने पेरेंट्स से भी अच्छी है, उसके अंदर अपने पेरेंट्स के भी कैरेक्टर है और उनसे अच्छे भी कैरेक्टर है। किसने बताया था? तो कोलरियूटर ने 1761 में बताया। उन्होंने फर्स्ट सिस्टमेटिक स्टडी की प्लांट हाइब्रिड की, मतलब उन्होंने फर्स्ट टाइम किस पे हाइब्रिडेशन किया? टोबैको पे ऊपर। किसका? पेनिकेटम और रस्टिका उन्होंने लिया। और F1 जो जनरेशन आई, F1 जनरेशन में उसने बताया कि जो F1 जनरेशन F1 पीढ़ी आई वो अपने पेरेंट्स से भी काफी अच्छी है। मतलब उन्होंने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया किसको? हिट्रोसिस को। क्लियर है? 1761 के बाद हम बात करते हैं 1800 में। 1800 में यहाँ पे कौन आए? यहाँ पे आए थॉमस एंड्रयू नाइट। थॉमस एंड्रयू नाइट 1800 की बात है। थॉमस एंड्रयू नाइट ये साइंटिस्ट है, और ये भी क्या है? पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने फ्रूट के अंदर हाइब्रिडाइजेशन किया। ठीक है, याद रखना, फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने फ्रूट के अंदर हाइब्रिडाइजेशन किया। तो याद रखना, फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन इन फ्रूट क्रॉप्स। याद रखना क्या? फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन इन्होंने किया था, फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन इन फ्रूट क्रॉप्स में पहला हाइब्रिडाइजेशन करने वाला साइंटिस्ट। मतलब फ्रूट ब्रीडिंग को किसने इनिशिएट किया? तो थॉमस एंड्रयू नाइट ने फ्रूट ब्रीडिंग को इंट्रोड्यूस किया या इनिशिएट किया। और फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन इन्होंने फ्रूट क्रॉप्स के किया। और कौन कौन सी फ्रूट क्रॉप्स इन्होंने ली थी? तो याद रखना, इन्होंने एप्पल लिया था, एप्पल के ऊपर काम किया था। ग्रेप्स लिया था, ग्रेप्स पे काम किया था। और इन्होंने पियर पे काम किया था। तो कौन कौन सी क्रॉप ली थी? याद रखना, इन्होंने एप्पल, ग्रेप्स और पियर पर काम किया था। एप्पल, ग्रेप्स और पियर पर काम किया था थॉमस एंड्रयू नाइट ने 1800 में। फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन इन फूड क्रॉप, तो यह भी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन फूड क्रॉप में पहला हाइब्रिडाइजेशन किसने किया था? तो थॉमस एंड्रयू नाइट ने किया था 1800 में। सन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जितनी बार भी पढ़ो ईयर जरूर पढ़ना, क्योंकि मैं जो यहाँ पे आपको हिस्ट्री लेके आया हूँ बिल्कुल क्रोनोलॉजिकली, ईयर बाय ईयर हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब और एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, ये थॉमस एंड्रयू नाइट जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने गार्डन पी पर भी काम किया, जिसपे मेंडल ने जो काम किया, इन्होंने गार्डन पी पर भी काम किया, लेकिन वो सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो याद रखना, इन्होंने गार्डन पी पे भी काम किया था, लेकिन ये जो है सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो फेल हो गया था गार्डन पी पे।
बट ये जरूर रखना कि इन्होंने फ्रूट क्रॉप पर जो फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन किया था, ठीक है, थॉमस एंड्रयू नाइट ने एप्पल, गुआवा और पियर के ऊपर। इसके बाद अगर 1800 के बाद हम बात आगे आए तो आते हैं 1840 पे, ठीक है, 1840 पे आते हैं। 1840 में एक साइंटिस्ट हुए काउटर, J.L. काउटर, J.L. काउटर हुए, ठीक है, J.L. काउटर हुए। इन साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम डेवलप किया, कौन सा कॉन्सेप्ट? इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है प्रोजेनी टेस्ट कॉन्सेप्ट डेवलप किया। याद रखना, इन्होंने क्या किया? डेवलप्ड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेनी टेस्ट कॉन्सेप्ट इन्होंने डेवलप किया। याद रखना, प्रोजेनी टेस्ट कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया है? तो J.L. काउटर एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने प्रोजेनी टेस्ट को डेवलप किया, ठीक है। तो J.L. काउटर साइंटिस्ट हुए, उन्होंने सबसे पहले प्रोजेनी टेस्ट जो है कॉन्सेप्ट डेवलप किया। देखो प्रोजेनी टेस्ट क्या होता है? प्रोजेनी टेस्ट का मतलब सीधी समाज, इन्होंने प्रोजेनी टेस्ट का जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, इन्होंने किस पर काम किया था? याद रखना, तो सीरियल क्रॉप्स पे इन्होंने काम किया था, ठीक है, सीरियल्स क्रॉप में इन्होंने प्रोजेनी टेस्ट किया था। प्रोजेनी टेस्ट क्या होता है? देखो समझ लो, प्रोजेनी का मतलब समझो, ये हो गया एक पेरेंट ए, ये हो गया पेरेंट बी, इन दोनों के बीच में क्या करवाया? क्रॉस करवाया। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? F1। ये जो F1 होता है इसी को बोला जाता है प्रोजेनी। प्रोजेनी मतलब संतति या संतान, ठीक है। ये पिताजी हो गए, ये माताजी हो गए, इनका क्रॉस करवाया तो क्या मिला? बेटा जी, ठीक है। माता पिता का जब क्रॉस होता है तो क्या होता है? संतान पैदा होती है, उस संतान को ही क्या कहा जाता है? प्रोजेनी कहा जाता है, ऐसा समझ लीजिए। तो प्रोजेनी टेस्ट मतलब उन्होंने सबसे पहले किसमें किया? सीरियल के अंदर। इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन किया था इन्होंने, इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन किया था सीरियल के अंदर, प्रोजेनी टेस्ट ठीक कॉन्सेप्ट दिया था। इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन किया था सीरियल के अंदर और प्रोजेनी टेस्ट कॉन्सेप्ट दिया था। प्रोजेनी टेस्ट कॉन्सेप्ट समझ गए कि भाई ये माताजी है और पिताजी है, इन दोनों का क्रॉस करवाया तो जो संतान हुई उसको उन्होंने प्रोजेनी बोला। और प्रोजेनी का टेस्ट मतलब प्रोजेनी के परफॉर्मेंस को देखा, कि ये इसका जो परफॉर्मेंस कैसा है। देखो इसके बाद जो मेन साइंटिस्ट आएंगे वो विल्मोरिन, उनके बारे में ज्यादा पूछा जाता है, बट मैं वहीं पे आपको इसका प्रोजेनी वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ लो कि ए और बी ये पेरेंट हो गए, इन दोनों का क्रॉस करवाने पर जो संतति पैदा हुई, संतान पैदा हुई, उसको हमने प्रोजेनी बोला, ठीक है, प्रोजेनी बोलते हैं उसको। फिर इसका क्या देखा? परफॉर्मेंस मतलब वही हो गया टेस्ट, कि भाई इसका परफॉर्मेंस देखा कि इसके कैरेक्टर कैसे हैं, क्या इसके कैरेक्टर इसके पेरेंट्स से मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, या उनसे अच्छे हैं या खराब है, क्या इसको आगे यूज करना चाहिए ब्रीडिंग में या नहीं करना चाहिए। इसलिए इन्होंने क्या किया? प्रोजेनी टेस्ट किया और क्या? इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन किया था। ध्यान रखना, इन्होंने क्या किया था? इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन इन्होंने किया था। इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन किया था किन्होंने? काउटर ने, सीरियल के अंदर, ठीक। इसके बाद का जो पूछा जाता है मेन, वो आता है हमारे 1856 की बात है। इसमें साइंटिस्ट हुए, क्या नाम था उनका? विल्मोरिन साइंटिस्ट हुए। इनके बारे में ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो काउटर ने, J.L. काउटर साहब ने जो कॉन्सेप्ट दिया था प्रोजेनी टेस्ट का, इन्होंने उसको इलोबरेट किया मतलब और ज्यादा अच्छे से समझाया, ठीक है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि विल्मोरिन ने क्या किया था? इलोबरेट किया प्रोजेनी टेस्ट को। जो प्रोजेनी टेस्ट है उसको और अच्छे से समझाया और अच्छे से इलोबरेट किया। किसने? विल्मोरिन ने। और विल्मोरिन ने किस पर काम किया था? तो याद रखना, चुकंदर पे, मतलब हम बोल सकते हैं बीट रूट पे इन्होंने काम किया था। बीट रूट पे इन्होंने काम किया था और प्रोजेनी टेस्ट को और ज्यादा अच्छे से समझाया। बीट रूट मतलब इसको हिंदी में क्या बोल देते हैं हम? चुकंदर इसको कहते हैं। तो विल्मोरिन ने 1856 में जो प्रोजेनी टेस्ट किसने दिया था? काउटर ने, उसको और अच्छे से इलोबरेट किया और अच्छे से समझाया। और किस पे काम किया? बीट रूट पे। इसलिए इसको प्रोजेनी टेस्ट को जो इन्हें और अच्छे से इलोबरेट किया उसको क्या कहा जाता है? विल्मोरिन प्रिंसिपल कहा जाता है, विल्मोरिन का सिद्धांत कहा जाता है, या विल्मोरिन का आइसोलेशन प्रिंसिपल, ठीक है। विल्मोरिन का विघलन का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। देखो यहां पे थोड़ा सा समझिए, ठीक है। इन्होंने किस पे काम किया? बीट रूट पे, मतलब बीटा वल्गेरिस। किस पे? बीटा वल्गेरिस। इसका नाम क्या है? साइंटिफिक नेम क्या है?
बीटा वल्गेरिस पे इन्होंने काम किया। नाम क्या आ रहा है? बीटा। बीटा मतलब बेटा, बीटा मतलब बेटा। तो प्रोजेनी मतलब भी क्या होता है? देखो ये एक हो गया पेरेंट ए, एक पेरेंट बी, इन दोनों का आपस में क्रॉस होगा तो क्या मिलेगा? F1। मतलब क्या मिलेगा हमें? बेटा मिलेगा, संतति, बेटा या बेटी जो भी मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पे बीटरूट का नाम भी क्या है? बीटा वल्गेरिस। तो बीटरूट पर काम किया था किसने? विल्मोरिन ने, प्रोजेनी टेस्ट के लिए, जिसका नाम बीटा वल्गेरिस है। बीटा और प्रोजेनी का मतलब भी क्या होता है? बेटा। प्रोजेनी का मतलब भी क्या होता है? संतति होता है, संतान होता है। तो जब इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ये बोला है कि हम जब प्लांट का सिलेक्शन करते हैं तो उसके कैरेक्टर्स को देखते हैं। तो इन्होंने बोला था कि प्लांट का सिलेक्शन कैरेक्टर के आधार पर ना करके उसके प्रोजेनी के परफॉर्मेंस के आधार पर किया जाए। ठीक है। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला प्लांट का जो सिलेक्शन है, प्लांट सिलेक्शन जो है वो किस पे होना चाहिए? बेस्ड ऑन प्रोजेनी परफॉर्मेंस। किस पे होना चाहिए? प्रोजेनी परफॉर्मेंस पर होना चाहिए। ये किसने बोला? विल्मोरिन ने। विल्मोरिन ने जो प्रोजेनी टेस्ट किया था बीटा वल्गेरिस पे, इसीलिए किया था कि भैया ये बीटा वल्गेरिस की जो प्रोजेनी है, मतलब इनके जो माता पिता से क्या आया? बेटा आया। तो ये बेटे का जो परफॉर्मेंस देखो, ना कि पेरेंट के कैरेक्टर देखो। पेरेंट तो अच्छे हैं, तो पेरेंट के कैरेक्टर ना देख के उसके बेटे का परफॉर्मेंस देखो, बेटे के कैरेक्टर देखो, वो कैसा है, क्या वो अपने पेरेंट्स की तरह दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। उसके आधार पर प्लांट का सिलेक्शन करो, उसके आधार पर आगे की वेराइटी बनाओ। ये किसने बोला था? विल्मोरिन ने। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ सिंपल लैंग्वेज में, अदरवाइज मत लेना, जस्ट एक समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है। यहाँ पे एक पेरेंट है ए और बी, उनका क्या है? प्रोजेनी है या संतान है, जिसका नाम क्या है? मोनू। ठीक है। यहाँ पे एक संतति ए और बी है, उनका क्रॉस करवाने से एक बना संतान बनी, जिसका नाम क्या है? सोनू। अगर किसी का नाम हो तो अदरवाइज मत लेना, जस्ट समझा रहा हूं। ठीक है। यहाँ पे साहब कौन आ गए? विल्मोरिन। विल्मोरिन जो है ये पंडित जी समझ लो इनको। ठीक है। विल्मोरिन क्या है? एक तरह से ये पंडित है। इन्होंने क्या देखा? आपस में रिश्ता देखा। तो इस विल्मोरिन ने इनको बोला, ये सी और डी ले लेते हैं यहाँ पे, सी और डी। विल्मोरिन ने किसको बोला? सी और डी को बोला कि आप जो है पेरेंट के कैरेक्टर को ना देखें। उन्होंने क्या बोला? विल्मोरिन ने सी और डी से कि आप पेरेंट के कैरेक्टर को मत देखो, आप किसके कैरेक्टर को देखो? उसकी संतान के कैरेक्टर को देखो, मतलब प्रोजेनी के कैरेक्टर को देखो, प्रोजेनी के परफॉर्मेंस को देखो कि उनका बेटा कैसा है, पढ़ा लिखा है कि नहीं है, कमा रहा है कि नहीं है, उसका कैसा व्यवहार रहता है लोगों के साथ, आइडियल है कि नहीं है, ये देखो। क्योंकि पेरेंट के कैरेक्टर्स देख के आप क्या करोगे? पेरेंट के कैरेक्टर्स मान लो अच्छे हैं, खराब, उससे क्या ले देना? आपको क्या देना? आपको बेटी देना है, तो आप उसके क्या देखो? बच्चे के कैरेक्टर, बच्चे के परफॉर्मेंस को देखो, ना कि पेरेंट के कैरेक्टर को देखो। यही बात इसने किसको बोली? ए और बी को बोली कि आप जो है पेरेंट के कैरेक्टर को मत देखो, उसकी संतति मतलब संतान के कैरेक्टर को देखो, लड़की के कैरेक्टर को देखो, क्या वो कैसी है, पढ़ी लिखी है कि नहीं है, अब खाना बनाना आता है कि नहीं आता है, खाना बना के देगी कि नहीं देगी, उसकी संतति के कैरेक्टर को देखो। और उस आधार पर क्या करो? प्लांट का सिलेक्शन करो। उस आधार पर डिसाइड करो कि इन दोनों की शादी करवानी है कि नहीं करवानी है। क्लियर है? अदरवाइज मत लेना, जस्ट समझाने के लिए। तो यहाँ पे विल्मोरिन ने क्या बताया कि आप जो है आपस में पेरेंट के कैरेक्टर को मत देखो, परिवार के कैरेक्टर को मत देखो, आप उसकी संतान के कैरेक्टर को देखो कि संतान कैसी है, प्रोजेनी कैसी है, प्रोजेनी का परफॉर्मेंस कैसा है। इसी को प्रोजेनी टेस्ट कहते हैं। ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो अगर किसी का नाम हो सोनू, मोनू, जो भी, तो उसको अदरवाइज मत लेना। मेरा काम सिर्फ समझाना है, आपको समझ में आना चाहिए। तो आपको क्या इस चीज से याद रह जाएगा कि भाई विल्मोरिन ने क्या किया था? माता पिता को समझाया था कि भाई आप आपस में अपने कैरेक्टर मत देखो, अपने बच्चों के कैरेक्टर को देखो, परफॉर्मेंस को देखो, वो कैसे हैं, उनके आपस में मेल मिलाप हो सकता है या नहीं। क्लियर है? तो 1856 की कहानी के बाद आते हैं 1865 की कहानी पर। बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल चल रहे हैं, सिस्टमेटिक। आप चाहे तो लिखना चाहो लिख सकते हो, नोट डाउन करना चाहो नोट डाउन कर सकते हो, जैसा आपको समझ में आए। नहीं समझ में आए तो दोबारा देखना। 1865 की बात करते हैं। 1865 में कौन सा आए थे? मेंडल। ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको कहा जाता है। मेंडल ने क्या दिया था? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए थे। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन्होंने दिए थे। ठीक है। जैसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल का जब जेनेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे इनके लॉ को,
तो इन्होंने दिया था 1865 में लॉ ऑफ प्रिंसिपल, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इन्होंने दिए थे। ठीक है, आगे इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और 1866 में एक्सपेरिमेंटल प्लांट हाइब्रिडाइजेशन इन्होंने पेपर पब्लिश करवाया था। ठीक है, पूरे इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। गार्डन पेपर इन्होंने काम किया था, 7 कैरेक्टर्स इन्होंने लिए थे, सारी चीज डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके बाद आ जाओ 1903। ठीक है, उसके बाद 1900 में आ जाओ। चलो 1900 वाला एक साथ बताऊंगा, 1903 ले लो पहले। 1903 में आ जाओ आप जोहानसन, क्या आ जाओ जोहानसन। जोहानसन ने क्या लिया था, कॉन्सेप्ट दिया था, कौन सा, प्योर लाइन थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर लाइन थ्योरी कॉन्सेप्ट दिया था जोहानसन ने। और इन्होंने वर्ड टर्म्स भी दिए थे, बहुत सारे टर्म्स दिए थे इन्होंने, क्या, जीनोटाइप्स हो गया, फिनोटाइप्स हो गया, ये सारे टर्म्स जो है जोहानसन ने दिए थे। जीनोटाइप हो गया, फिनोटाइप हो गया, ये टर्म्स किसने दिए थे, जोहानसन ने ही दिए थे। जीनोटाइप, फिनोटाइप, जीन टर्म्स दिए थे जोहानसन ने। और प्योर लाइन थ्योरी कॉन्सेप्ट दिया था 1903 में। प्योर लाइन थ्योरी कॉन्सेप्ट क्या होता है आगे बताऊंगा। इसके अंदर सारे प्लांट जो है सेम टाइप के होते हैं, इनका जीनोटाइप सेम होता है, ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में होता है। ठीक है, ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे प्योर लाइन में आगे। ठीक है, यहां तक आपको समझने में आ क्या हो गया। अब मैं पहले 1903 लिया, अब मैं 1900 ले रहा हूं। क्यों ले रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे एक सीक्वेंस चलेगी। ठीक है, तो थोड़ा समझना। 1900 में मैं बात कर रहा हूं डी विरीज की, हुगो डी विरीज बोल सकता हूं, HD हुगो डी विरीज। ठीक है, हुगो डी विरीज ये जो साइंटिस्ट हुए, पहली बात तो 3 साइंटिस्ट थे, हुगो डी विरीज, कार्नेशन और सेमार्क। इन्होंने मेंडल के जो काम था उसको रीडिस्कवर किया था, लेकिन वो हम जेनेटिक्स के अंदर देखेंगे, उनकी जब जेनेटिक्स की हिस्ट्री पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। यहाँ पे जो कुछ चीजें जो आ रही हैं उसको देखते जाते हैं। इसने क्या दिया था 1900 में, टर्म दिया था क्या, म्यूटेशन। कौन सा टर्म दिया था, म्यूटेशन टर्म्स दिया था, किसने, हुगो डी विरीज ने। ठीक है, लेकिन म्यूटेशन की खोज किसने की थी, तो म्यूटेशन की खोज, डिस्कवरी की अगर बात करें, ठीक है, अगर इसकी डिस्कवरी की बात करें, इसकी डिस्कवरी की बात करें तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी, याद रखना, एक सेट राइट। ये सेट राइट ये कोई साइंटिस्ट नहीं था। ठीक है, याद रखना, सेट राइट जो है साइंटिस्ट नहीं था, इसने इसकी डिस्कवरी की थी म्यूटेशन की। सेट राइट क्या था, भेड़ चराने वाला आदमी था। जब भेड़ चरा रहा था तो इसने देखा कि जितनी भी भेड़ें हैं उनके पांव जो है सबके समान है, लेकिन एक भेड़ के पांव जो है थोड़े छोटे हैं। तो इसने क्या किया था, डिस्कवरी की थी, कब, 1791 में, म्यूटेशन की। टर्म किसने दिया था, हुगो डी विरीज ने टर्म्स दिया था 1900 में। और इन्होंने किस पर काम किया था, म्यूटेशन पे लिया, किस पे काम किया था, ओएंथरा प्लांट्स पे, याद रखना। ठीक है, हो सकता है स्पेलिंग मिस हो, देख लेना, बट ओएंथरा प्लांट पे इन्होंने काम किया था और म्यूटेशन टर्म्स दिया था। म्यूटेशन की खोज सेथ राइट ने की थी, ये साइंटिस्ट नहीं थे। 1791 में ये भेड़ चराने वाले हैं, इन्होंने भेड़ चरा रहे थे, तब देखा कि सारे भेड़ के जो पांव है समान है, पर एक भेड़ था, उस भेड़ थी उसके अंदर क्या था, उसके पांव छोटे थे। ठीक है, तो म्यूटेशन की वजह से हो गया था। ठीक, अब उसके बाद जो आते हैं, इसके बाद आए थे 1910। 1910 में कौन आए, TH मॉर्गन साहब। कौन आए, TH मॉर्गन साहब आए। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अब सारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। TH मॉर्गन साहब आए। ये जो TH मॉर्गन साहब, ये 2 चीज बताऊंगा यहाँ पे TH मॉर्गन साहब के बारे में। TH मॉर्गन साहब जो है, इन्होंने फर्स्ट सिस्टमेटिक स्टडी की थी म्यूटेशन की। तो पहली चीज याद रखना, फर्स्ट जो है फर्स्ट सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन की फर्स्ट सिस्टमेटिक स्टडी की इन्होंने, किस पे की, ऑन वाइट आइज ऑफ ड्रोसोफिला। ठीक है, ड्रोसोफिला क्या है, फ्लाई है, मक्खी है, उसकी व्हाइट आइज के अंदर म्यूटेशन के फर्स्ट सिस्टमेटिक स्टडी की थी TH मॉर्गन साहब में। इसीलिए TH मॉर्गन साहब को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ये याद रखना, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स इन्हें कहा जाता है। प्रायोगिक अनुवांशिकी के पिता, प्रायोगिक अनुवांशिकी के पिता TH मॉर्गन साहब को कहा जाता है। 1910 में इन्होंने ड्रोसोफिला की व्हाइट आइज के अंदर म्यूटेशन की सिस्टमेटिक स्टडी की थी। ठीक है, उसके बाद 1910 के बाद आ जाओ तो 1927 में, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1927 में कौन आए, मॉर्गन के बाद आए मुलर साहब। कौन आए, मॉर्गन के बाद मुलर साहब। इन्होंने भी क्या किया, म्यूटेशन के ऊपर ही काम किया था,
लेकिन इन्होंने म्यूटेशन के लिए एक्सरे किरणों का यूज किया था। याद रखना, इन्होंने क्या देखा था, म्यूटाजेनिक एक्शन ऑफ एक्सरे, एक्सरे किरणों का म्यूटाजेनिक एक्शन इन्होंने देखा। किस पर इन्होंने डिस्कवर किया, ऑन ड्रोसोफिला। ठीक है, याद रखना, इन्होंने व्हाइट जो फ्लाई थी, ड्रोसोफिला फ्लाई, उसी में इन्होंने एक्सरे किरणें, म्यूटाजेनिक एक्शंस को डिस्कवर किया। एक्सरे किरणों का यूज करके एक्सरे किरणों को गुजारा और देखा, तो उन्होंने म्यूटाजेनिक एक्शन देखा किसके अंदर, ड्रोसोफिला के अंदर, एक्सरे किरणों के थ्रू। तो क्वेश्चन आता है, फर्स्ट टाइम जो है एक्सरे किरणों का यूज किया म्यूटेशन के लिए, तो मूलर ने किया था 1927 में। ठीक है, इसके बाद आता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1928। यहां कौन थे साइंटिस्ट, स्टेडलर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने एक्सरे किरणों का यूज किया था किसके लिए, प्लांट के अंदर। मतलब प्लांट के अंदर म्यूटेशन की स्टडी किसने की, सबसे पहले तो स्टेडलर ने की थी। याद रखना, प्लांट के अंदर, मैं बता देता हूं, इन प्लांट। ठीक है, प्लांट के अंदर सबसे पहले म्यूटाजेनिक एक्शन ऑफ एक्सरे बोल सकता हूं, है ना, म्यूटाजेनिक एक्शन ऑफ एक्सरे और गामा रे दोनों इन्होंने देखा था। एक्सरे और अगर गामा रे पूछा जाए, गामा रे दोनों को, म्यूटाजेनिक एक्शन ऑफ एक्सरे एंड गामा रे प्लांट के अंदर सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, स्टेडलर ने किया था 1928 में। और किस प्लांट पर इन्होंने देखा, तो याद रखना, मेज एंड बार्ले। यही पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे पहले प्लांट के अंदर म्यूटाजेनिक एक्शन एक्सरे किरणें के थ्रू किसने डिस्कवर किया। ऑप्शन में आपको यही देगा, स्टेडलर, मूलर, मॉर्गन और हुगो डी व्रीज। तो किसने किया, स्टेडलर ने। कौन सी क्रॉप में इन्होंने एक्सरे किरणों के थ्रू म्यूटाजेनिक एक्शन को देखा, तो मेज और बार्ले। ठीक है, याद रखना, इसलिए मैंने पहले उसको लिया, बाकी म्यूटेशन वाले चारों एक साथ ले लिए। ठीक है, अब यहां पे दो चीज और मैं बात करता हूं, ये इनको एक साथ ले लिया। अब वापिस आते हैं 1908 पे। ठीक है, अब यहां पे आ जाता हूं 1908 पे। ये पूरा एक साथ है, इसलिए इसको एक साथ लिया। 1903 के बाद 1900, 1910, 1927, 1928, क्योंकि म्यूटेशन से रिलेटेड है। अब 1903 के बाद 1908 पे आ जाते हैं। 1908 में जो एक साइंटिस्ट हुए, एक तो हुआ EM ईस्ट और एक साइंटिस्ट इनके साथ थे GH शुल। ठीक है, GH शुल, EM ईस्ट एंड GH शुल। इन्होंने क्या दिया, कॉन्सेप्ट दिया या प्रपोज किया, ओवर डोमिनेंस ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ हिटोसिस। ठीक है, इन्होंने क्या प्रपोज किया, ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस ऑफ हिटरोसिस। जो हाइब्रिड विगर होता है उसके ओवर डोमिनेंस के बारे में, ओवर डोमिनेंस को इन्होंने प्रपोज किया और 1936 के अंदर EM ईस्ट ने इसका सपोर्ट कर दिया था, सपोर्टेड के रूप में काम किया था। बट मेनली यही है, 1908 में इन दोनों ने ओवर डोमिनेंस ऑफ हिटरोसिस को प्रपोज किया था, इतना याद रखना। फिर आता है 1914, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है। इन्होंने क्या दिया था, टर्म हिटरोसिस। किसने, शुल साहब ने, जो GH शुल थे, इन्होंने क्या दिया था, टर्म दिया था। कौन सा टर्म, हिटरोसिस टर्म दिया था। किसके लिए दिया था, तो हाइब्रिड विगर के लिए, हाइब्रिड विगर के लिए टर्म यूज किया गया था, क्या, हिटरोसिस। लेकिन सबसे पहले हिटरोसिस को ऑब्जर्व किसने किया था, कोल्ड रूटर ने। ठीक है, कोल्ड रूटर ने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। टोबैको के अंदर कोल्ड रूटर ने सबसे पहले हाइब्रिड विगर को, मतलब हिटरोसिस को ऑब्जर्व किया था। लेकिन हाइब्रिड विगर का नाम हिटरोसिस टर्म्स किसने दिया, तो GH शुल ने दिया था 1914 में। एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज छूट गई है मेरे ख्याल से, उसको मैं आपको बता देता हूं, उसको आप सिस्टमेटिक अरेंज कर लेना। 1865 के बाद 1890, ठीक है, मैं उसको यहाँ करवा रहा हूँ, आप उसको क्रोनोलॉजी अरेंज कर लेना। ठीक है, कुछ चीजें लैप्स हो गई है तो मैं वहां पे आपको आगे बता रहा हूँ। 1890 की बात है, ठीक है, ये इसको आप जब भी आप कॉपी में लिखो तो इसको क्रोनोलॉजी अरेंज कर लेना। 1890 ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी IMP इसको मैं बोलूंगा, इसको छूटना नहीं चाहिए था, बट क्या है, चीजें आगे पीछे हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 1890 की बात है। 1890 में साइंटिस्ट हुए कौन,
रिम्पू। शायद काफी लोगों ने पढ़ा होगा इनके बारे में, इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1890 इसका सन भी याद रखना, वो भी इंपोर्टेंट है, नाम भी याद रखना, रिम्पू। फर्स्ट मैन मेड सीरियल, ठीक है, पहला मानव निर्मित अनाज बनाने वाले साइंटिस्ट कौन है? रिम्पू। स्वीडन के रहने वाले हैं ये। इन्होंने सबसे पहले मैन मेड सीरियल बनाया। फर्स्ट मैन मेड सीरियल, मैन मेड सीरियल, ठीक है, बनाने वाले सबसे पहले मानव निर्मित अनाज बनाने वाले वैज्ञानिक कौन है? रिम्पू। इन्होंने 1890 में बनाया था फर्स्ट मैन मेड सीरियल। कैसे बनाया? तो इन्हें किसका क्रॉस करवाया पूरा बताऊंगा यहाँ पे। तो इन्होंने क्या लिया? ट्रिटिकम एवेस्टिवम, मतलब इन्होंने क्या लिया? ब्रेड वीट। क्या लिया? एक तो लिया ब्रेड वीट। जो फर्स्ट मैन मेड सीरियल बनाया उसका नाम क्या था? ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल से आप समझ जाओगे, आई थिंक ट्रिटिकेल मतलब CLE है, CLE, ठीक है। कौन सा बनाया? ट्रिटिकेल नाम दिया था उसको, फर्स्ट मैन मेड सीरियल को जो रिम्पू ने बनाया। उसके अंदर ट्रिटी आया पहले, ट्रिटी मतलब ट्रिट्रिकम एवेस्टिवम। इसका क्रॉस किससे करवाया? केल आया मतलब सिकेल सीरियल से। सिकेल सीरियल का मतलब यहाँ पे क्या है? राइस है। सिकेल सीरियल क्या है? यहाँ पे राई है। तो ट्रिटिकम एवेस्टिवम का क्रॉस करवाया राई से, मतलब सिकल सीरियल से। इसी से यहाँ पे ट्रिटिकेल लिया, ट्रिटी यहाँ से ट्रिटी ले लिया और सिकेल से केल ले लिया। तो ट्रिटिकेल जो फर्स्ट मैन मेड सीरियल है जो रिम्पू ने डेवलप की थी, किससे बना? तो ट्रिटिकम एवेस्टिवम से और राई से बना। तो यहाँ पे आपको पता है ट्रिटिकम एवेस्टिवम 6N इक्वल टू कितना होता है? 42 हेक्साप्लॉइड है। 6N इक्वल टू 42 हेक्साप्लॉइड है। और राई जो होता है वो क्या होता है? 2N इक्वल टू क्या होता है? 14 होता है। 2N इक्वल टू कितना होता है? 14 होता है। 2N इक्वल टू 14 होता है। ये डिप्लॉइड होता है, ये हेक्साप्लॉइड होता है। ये पता होना चाहिए आप सबको सारी चीजें। डिप्लॉइड क्या होता है, हैप्लॉइड क्या होता है, ठीक है, हेक्साप्लॉइड क्या होता है, टेट्राप्लॉइड क्या होता है। तो 6N हेक्साप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर है वीट के, ट्रिटिकम एवेस्टिवम के। और यहाँ पे जो है 2N डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर है किसके? राई के। तो यहां से देखो क्या आता है, जब क्रॉस करवाते हैं तो 50-50% दोनों से आता है, मेल से आता है और फीमेल से आता है। मतलब जब भी क्रॉस होता है तो 50% क्रोमोसोम नंबर मादा से आते हैं, 50% क्रोमोसोम नंबर किससे आते हैं? नर से आते हैं। तो यहां से 50% आएगा, यहां से 50% आएगा, तो ये कितना आएगा? 3N हो जाएगा आधा। ये कितना हो जाएगा? 21। मतलब ये क्या हो जाएगा? ट्रिप्लॉइड हो जाएगा। यहां से अब आधा आएगा, यहां से आधा हो जाएगा, तो ये क्या? N इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7। ये क्या हो जाएगा? हिप्लॉइड, ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? हेक्साप्लॉइड, याद रखना। ये क्या है? हेक्साप्लॉइड। ये क्या है? डिप्लॉइड। ये क्या है? डिप्लॉइड। तो यहां से आधे आए तो ये क्या हो गया? ट्रू हैप्लॉइड। और बेसिक क्रोमोसोम नंबर भी कितने होते हैं? X इक्वल टू 7। बेसिक क्रोमोसोम नंबर भी कितने होते हैं? वीट के और राई दोनों के 7 होते हैं। ये क्या हो गया? ट्रिप्लॉइड। ये क्या हो गया? ट्रिप्लॉइड, ठीक है। जब इनका क्रॉस हुआ तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? यहाँ से 3N आया, यहाँ से N आया, तो ये क्या हो गया? 4N इक्वल टू 21 और 7 कितने हो गए? 28। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे टेट्राप्लॉइड। क्या हो गया? टेट्राप्लॉइड, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है? एक कोल्चिसिन केमिकल काम करता है, ठीक है। क्या काम करता है? कोल्चिसिन। यहाँ पे क्या काम करता है? कोल्चिसिन केमिकल बोल सकते हैं। एक प्रोटीन होता है ये, इसका फार्मूला होता है CHON, मतलब C22H25 और O6। ये इसका फार्मूला है। एक तरीके का एक प्रोटीन होता है जिसमें क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, उसको हम प्रोटीन ही कहते हैं। कोल्चिसिन होता है। कोल्चिसिन का क्या काम है? कोल्चिसिन क्या करता है? क्रोमोसोम नंबर को डबल कर देता है। याद रखना, क्रोमोसोम नंबर को डबल कर देता है। क्या कर देता है? ये क्रोमोसोम नंबर को डबल कर देता है। क्यों क्या करता है ये? और इसको अगर बोलोगे तो ये पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करता है। ये पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करता है और यही जो है एग्जाम में पूछा गया था। पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करता है। ये अभी जो फरवरी में REO की एग्जाम हुई थी, RAEO, जो फरवरी में RAEO की एग्जाम हुई थी फरवरी में, उसमें ये पूछा गया था कि कोल्चिसिन मतलब जो पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करता है, तो कोल्चिसिन जो है वो पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करता है। और पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करने का मतलब क्या है? वो क्रोमोसोम नंबर को डबल कर देता है। तो यहाँ पे जब इसको डाला गया इस पे, तो यहाँ पे टेट्राप्लॉइड 4N इक्वल टू 28 था,
तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 4n का 8n हो जाएगा और 28 का क्या हो जाएगा 56, मतलब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑक्टाप्लॉइड हो जाएगा। तो यहां से क्या पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो ट्रिटिकेलेस फर्स्ट मेन मेड सीरियल है उसके ऑक्टाप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, ऑक्टाप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फर्स्ट मेन मेड सीरियल है ट्रिटिकेल उसके ऑक्टाप्लॉइड के क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, तो आपको याद रखना 56 होते हैं। टेट्राप्लॉइड के कितने होंगे, तो 28 होंगे। तो इस तरीके से क्रॉस करके इसको बनाया कोल्चिसिन। इसको किसने डिस्कवर किया था, याद रखना डस्टिन ने 1934 में कोल्चिसिन की खोज की थी। तो कोल्चिसिन के बारे में यही बता दिया आपको, ठीक है। 1934 में डस्टिन नामक इस वैज्ञानिक ने कोल्चिसिन की खोज की थी। कोल्चिसिन का फार्मूला भी बता दिया, क्या काम करता है, क्रोमोसोम नंबर को डबल करता है और क्या करता है, पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस करता है। पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस करने का मतलब भी वही है कि वो क्रोमोसोम नंबर को डबल करता है। एक चीज और बता देता हूं कोल्चिसिन के बारे में, कोल्चिसिन जो है वो क्रोमोसोम नंबर को डबल करता है लेकिन खुद के क्रोमोसोम नंबर को डबल नहीं कर पाता है। याद रखना कोल्चिसिन जो है ये खुद के क्रोमोसोम नंबर को डबल नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एंटी कोल्चिसिन हार्मोन होता है, एंटी कोल्चिसिन हार्मोन होता है जो इसके क्रोमोसोम नंबर को डबल नहीं होने देता। क्लियर। तो ये चीज रह गई थी जो पीछे नहीं थी, है ना। 1865 के बाद 1865 के बाद हमें यहाँ पे देखना था, 1865 के बाद 1890 आना चाहिए था, तो इसको इसके साथ ऐड कर लेना, ठीक है। अब 1903 हो गया, 1900 के बाद फिर हमने ये पूरा म्यूटेशन वाला समझ लिया। उसके बाद 1908 हो गया, 1914 हो गया, 1922 पे आ जाओ आप, ठीक है। इसको आप अच्छे से 4 5 पे आ गया, ठीक है। 9 आगे देखते हैं। अब आओ 1922। आप अपनी कॉपी में इसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर लेना ताकि आप सीक्वेंस में याद अच्छे से रख पाओ। अब आ जाओ 1922 में। 1922 में साइंटिस्ट है, उनका नाम याद रखना कार्पेचिंको। काफी फेमस साइंटिस्ट है कार्पेचिंको, ठीक है। इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया था, हाइब्रिडाइजेशन किया था किसके अंदर, रेडिस और कॉलीफ्लावर। फर्स्ट टाइम हाइब्रिडाइजेशन मतलब फर्स्ट टाइम क्रॉस करवाया था रेडिस और कॉलीफ्लावर के अंदर। तो याद रखना इन्होंने भी क्या किया था, फर्स्ट टाइम क्या किया था, हाइब्रिडाइजेशन किया था। फर्स्ट टाइम हाइब्रिडाइजेशन करवाया, किसके अंदर करवाया, तो याद रखना रेडिस, रेफेनस सटाइवस होता है, क्या होता है, रेफेनस सटाइवा का क्रॉस किससे करवाया था, ओलेरेशिया से। मतलब यहां पे मैं बोल सकता हूं गोभी कॉलीफ्लावर नाम था क्या, ब्रेसिका ओलेरेशिया से इसने क्रॉस करवाया, ठीक है। रेडिस का रेफेनस सटाइवा का ब्रेसिका ओलेरेशिया से क्रॉस करवाया और इसके क्रॉस से क्या बना, देखो इसका क्रॉस से कैसे बनेगा। तो यहां पे क्या था, n इक्वल टू 18 होता है। याद रखना ज्यादातर जो ब्रेसिकेसी क्रूसीफेरी फैमिली की जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं, ज्यादातर के, नॉट सभी के, पर ज्यादातर के क्रोमोसोम नंबर n इक्वल टू 18 है। क्या है, n इक्वल टू 18 है। तो यहाँ पे रेडिस के भी क्रोमोसोम नंबर 18 है और ब्रेसिका ओलेरेशिया की क्रोमोसोम नंबर भी 18 है। तो आपको पता है कि क्या आता है, 50% आता है। यहाँ से कितना आएगा, 2n इक्वल टू 18 होता है, सॉरी, है ना, 2n इक्वल टू। तो यहाँ से n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9, और यहाँ से आधा आएगा तो यहाँ पे भी n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9। मतलब ये दोनों डिप्लॉइड थे, अब तो यहाँ क्या आ गया, हिप्लॉइड। अब इन दोनों का जब क्रॉस होगा, मतलब रेडिस का और कॉलीफ्लावर का, तो यहाँ हमें F1 जनरेशन में क्या मिलेगा, F1 जनरेशन में 2n इक्वल टू कितना मिलेगा, 36। 2n इक्वल टू क्या मिलेगा, 36। मतलब यहाँ पे जो डेवलप हुआ वो क्या है, 36 मिला। और ये 2n इक्वल टू 36 क्या था, सॉरी, 2n इक्वल टू कितना मिलेगा, 18 मिलेगा, 9 9 18। तो ये क्या है, डिप्लॉइड है। तो यहाँ पे वापस क्या काम करेगा, कोल्चिसिन हार्मोन काम करेगा। कोल्चिसिन के बारे में अभी जस्ट मैंने बताया पूरा, कोल्चिसिन काम करेगा। तो ये वापस क्या हो जाएगा, डबल। तो ये हो जाएगा 4n इक्वल टू 36। मतलब यहाँ पे इन दोनों के क्रॉस से जो बनेगी, इन दोनों के क्रॉस से क्या बनता है, याद रखना, रेफेनोब्रेसिका। ये पूछा जाता है, रेफेनोब्रेसिका किसने डेवलप की, रेफेनोब्रेसिका किस तरह की क्रॉप है, 2n इक्वल टू 36 क्रोमोसोम, 4n इक्वल टू 36 इसके क्रोमोसोम नंबर है। मतलब ये क्या है, टेट्राप्लॉइड है। क्या है, टेट्राप्लॉइड क्रॉप्स है। याद है क्या, याद रखना,
कार्पे चिंको ने 1922 में क्रॉस करवाया था गोभी और किसके अंदर, मूली के अंदर, दोनों के क्रोमोसोम नंबर 18 होते हैं। तो क्या यहाँ पे 2n = 18 निकल के आया क्रॉस के अंदर, उसके अंदर कोल्चिसिन डाला तो कितना हो गया, क्रोमोसोम नंबर डबल हो गए, मतलब ये क्या हो गया, टेट्राप्लॉइड हो गया, 36 क्रोमोसोम नंबर हो गए। और जो बना उसको इन्होंने क्या बोला, रेफेनोब्रेसिका। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कार्पे चिंको ने जो क्रॉस करवाया था उससे क्या बना था, रेफेनोब्रेसिका बना था, जो टेट्राप्लॉइड क्रॉप है। क्लियर है, समझ में आया। तो 1922 की बात हमने की, ठीक है। 1922 में एक और चीज है, 1922 में एक और साइंटिस्ट हुए, वो यही बता देता हूं, हेरियन हुए एंड पोपे। हेरियन और पोपे ये दो साइंटिस्ट हुए, इन्होंने बैक क्रॉस थ्योरी दी थी, याद रखना बस। क्या दी थी, बैक क्रॉस थ्योरी। बैक क्रॉस थ्योरी इन्होंने दी थी। बैक क्रॉस थ्योरी क्या होता है, मान लो एक पेरेंट ए है एक पेरेंट बी है, जब इन दोनों का क्रॉस करवाया तो क्या मिला हमें, F1 मिला। अगर इस F1 का या तो मैं इससे या इससे अगर फिर क्रॉस करवाता हूं तो इसको बैक क्रॉस बोलते हैं, ठीक है। ए और बी का क्रॉस करवाने पर हमें क्या मिला, F1 जनरेशन मिली। F1 जनरेशन का वापिस उसके पेरेंट से करवाता हूं, या तो ए से करवाऊं या बी से करवाऊं, किसी से भी करवाऊं, तो उसको हम बोलते हैं बैक क्रॉस। ये दो अलग अलग टाइप का होता है, आगे इसको डिस्कस करेंगे। ए से करवाएंगे तो उसको आउट क्रॉस बोलेंगे, बी से करवाएंगे मतलब रेसेसिव से करवाएंगे तो उसको हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। तो आगे जब उसको स्टडी करेंगे बैक क्रॉस की तब पढ़ेंगे। बैक क्रॉस का मतलब ये है कि जो F1 आया इसका वापिस उसके पेरेंट से करवाना, वापिस बैक में जाना, बैक जाके करवाना, तो इसको बैक क्रॉस बोलते हैं, ठीक है। तो 1922 की कहानी आई थिंक यहाँ पे आपकी कंप्लीट होती है। अब 1922 के बाद आ जाओ सीधे आप 1935 पे, ठीक है। 1922 के बाद सीधे आओ आप 1935 पे। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। यहां पे आ जाओ नागाहेरू, नागाहेरू, ठीक है। 1935 के बाद 1922 के बाद हम कहां पे आ रहे हैं, 1935 पे। 1935 मोस्ट इंपोर्टेंट है, किस लिए, नागाहेरू नाम से आपको समझ में आ जाएगा। नागाहेरू ने क्या दिया था, यू ट्राइंगल, यू ट्राइंगल दिया था, यू ट्राइंगल ऑन ब्रेसिका, ब्रेसिका बोलो या मस्टर्ड, ठीक है। मस्टर्ड के बारे में हम जनरली पढ़ते हैं। तो यू ट्राइंगल दिया था 1935 में नागाहेरू ने। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यू ट्राइंगल जो है मस्टर्ड के अंदर किसने दिया था, नागाहेरू ने दिया था। कब दिया था, 1935 में। तो यू ट्राइंगल को समझ भी लेते हैं यहीं के यहीं, ठीक है। यू ट्राइंगल समझ लेते हैं। देखो यू ट्राइंगल्स को समझने से पहले मैं आपको बताऊं ना, आपको 3 वर्ड अगर आप याद रखोगे ना तो ये ट्राइंगल आप कभी नहीं भूलोगे। एक लाइन याद रख लेना, कोन, नॉक कर रहा है CNJ के घर, ये लाइन याद रख लेना बस। कौन नॉक कर रहा है CNJ के घर, क्या याद रखोगे, कौन नॉक कर रहा है CNJ के घर। CNJ कोई व्यक्ति है, उसके घर पे कौन नॉक कर रहा है, नॉक मतलब उसके दरवाजे को बजा रहा है, तो इतना याद रख लेना, ठीक है। तो यहां से आपको निकलेगा C + O = N, ठीक है। N + O = C और C + N = J, ये से बनेगा, ठीक है। तो कौन नॉक कर रहा है CNJ पर, तो यहां पे मैं लिखूंगा, ठीक है। यहां पे मैं लिखूंगा बेसिका नाइग्रा, ठीक है, बेसिका नाइग्रा। इसके क्रोमोसोम नंबर, हिप्लोइड क्रोमोसोम ले रहा हूं 8, N = 8। यहां पे मैं लिखूंगा ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, इसके N = कितने होते हैं 10। और यहां पे मैं क्या लिखूंगा, ब्रेसिका ओलेरेसिया, इसके N = कितने होते हैं 9, ठीक है। अब ये 3 चीज अब यही समझ में आ रहा है, कंपेस्ट्रिस और ओलेरेसिया, ठीक है। ये कंपेस्ट्रिस हो गया, ये ओलेरेसिया हो गया। पहला टर्म देख लीजिए, ये O, यहां पे क्या हो जाएगा, ये C और ये N, ये 3 वर्ड, ठीक है, नाइग्रा का N। तो सबसे पहले देखो CON, कौन मतलब C और O मतलब कंपेस्ट्रीज और ओलेरेसिया से क्या बना, N मतलब नेपुस। तो ब्रेसिका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ब्रेसिका नेपुस। तो इसके क्रोमोसोम नंबर N = कितने हो जाएंगे 10 और ये 9, ये कितने हो जाएंगे N = 9, मतलब अगर 2N करोगे तो 38 हो जाएंगे, याद रखना 2N मतलब डिप्लॉइड क्रोमोसोम कितने होंगे 38, ठीक है।
तो कौन से समझ में आ गया, कंपेस्टिस ओलेरिएशिया से क्या बना, नेपुस। सेकेंड है एन प्लस ओ, एन मतलब हो गया नाइग्रा, ओ मतलब ओलेरिएशिया, तो नाइग्रा और ओलेरिएशिया से क्या बनेगा, नाइग्रा ओलेरिएशिया से बेसिका कैरिनाटा, कैरिनाटा बनेगा, बेसिका कैरिनाटा। इसके क्रोमोसोम एन इक्वल टू कितने हो जाएंगे, इसके 8 और इसके 9 कितने हो जाएंगे, 17, तो 2n इक्वल टू कितने हो जाएंगे, तो 2n इक्वल टू हो जाएंगे 34। ठीक, अब क्या बचा, CNJ, कौन नोक कर रहा है CNJ के घर, तो C मतलब हो गया कंपेस्ट्रिस, N मतलब हो गया नाइग्रा, इन दोनों से क्या बनेगा, ब्रेसिका जूनसिया, ब्रेसिका जूनसिया। इसके क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे, 18, और 2n इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 36। क्लियर है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो ये बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और एक एग्जाम में पूछा जाता है कि यू ट्राइंगल जो है ब्रेसिका मस्टर्ड के अंदर किसने दिया था, नागार्जुन दिया था 1935 के अंदर। ठीक है, 1935 के बाद आप सीधे आ जाओ 1905, 1900 जो चीज छूट गई लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, अब 1968 पे आ जाओ, 1960 सॉरी, किस पे आ जाओ, 1968 पे, 1968 डोनाल्ड, 1968 के बाद है डोनाल्ड। डोनाल्ड ने क्या दिया था, आइडियोटाइप कॉन्सेप्ट दिया था, सभी जानते हैं। ठीक है, आइडियोटाइप कॉन्सेप्ट दिया था, और इसने आइडियोटाइप कॉन्सेप्ट व्हीट पे भी दिया था। आइडियोटाइप कॉन्सेप्ट इसी ने दिया था और व्हीट के अंदर इसी ने दिया था। और मैं अगर एक्स्ट्रा बात करूं तो 1971 में आइडियोटाइप कॉन्सेप्ट जो है, आइडियोटाइप कॉन्सेप्ट किस पे, मेज पर किसने दिया था, एंडरसन ने। किसने दिया था, तो याद रखना एंडरसन ने, मेज के ऊपर, मेज के ऊपर एंडरसन ने दिया था। 1973 में ग्राम में आइडियोटाइप कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो पांडे एंड सक्सेना ने, पांडे एंड सक्सेना ने आइडियोटाइप कॉन्सेप्ट दिया था। और अगर राइस का पूछा जाए तो राइस पे किसने दिया था, तो चंगेल एटॉल ने, चंगेल और उसके साथियों ने मिलकर राइस पे आइडियोटाइप कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, तो ये 1968 वाली बात हो गई। 1968 के बाद अब जो एक्स्ट्रा चीज छूट गई उसको हम देख लेते हैं, क्या क्या चीज छूटी है। देख, तो एक बात कर लेते हैं, जर्मोप्लाज्म थ्योरी है ना, कुछ एक्स्ट्रा चीज है। जर्मोप्लाज्म किसने दिया था, तो याद रखना 1883 में किसने दिया था, वीसमैन ने। जर्मोप्लाज्म टर्म जो किसने दिया था, तो ये आपको याद रखना है, वीसमैन ने दिया था। ठीक है, एक तो ये चीज छूट गई थी। फिर एक था 1905, 1905 में आ जाओ, यहाँ पे आ जाएगा आपको बर्बरा मी क्लिंटॉक, बर्बरा मी क्लिंटॉक। इन्होंने जंपिंग जीन की खोज की थी, याद रखना, क्या, जंपिंग जीन। और सबसे पहले इन्होंने जंपिंग जीन को डिस्कवर किया था किस क्रॉप के अंदर, मेज क्रॉप के अंदर जंपिंग जीन की डिस्कवरी की थी, किसने, बर्बरा मी क्लिंटॉक ने। क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा इंडियन साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, इंडिया की बात करते हैं। तो सबसे पहले MS स्वामीनाथन साहब की बात करता हूं। इन्होंने MS स्वामीनाथन ने म्यूटेशन ब्रीडिंग पर काम किया था, किस पे, म्यूटेशन ब्रीडिंग। और इन्होंने क्या किया था, व्हीट की सेमीडॉर्फ वेराइटी, व्हीट की सेमीडॉर्फ वेराइटी, सेमीडॉर्फ वेराइटी कहाँ डेवलप की, IARI में डेवलप की। ठीक है, उसके बाद आ जाओ TV वेंकटरमन, ये किससे संबंधित है, तो नोबलाइजेशन ऑफ केन, नोबलाइजेशन ऑफ शुगर केन का नोबलाइजेशन इन्होंने किया था। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद आ जाओ अटवाल, डॉक्टर DS अटवाल, ये क्या है, ये पियोनियर ऑफ बाजरा ब्रीडर, इसको याद रखना है, ये क्या है, बाजरा ब्रीडर है, इतना ही याद रखना इनके बारे में। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आप, बाजरा ब्रीडर हो गए। उसके बाद NGP राव, ये NGP राव, ये जो है, ये क्या है, सोरगम ब्रीडर है। तो इनके बारे में कुछ याद रखना, सोरगम ब्रीडर है, कुछ साइंटिस्ट हैं, सोरगम ब्रीडर है, इनके बारे में याद रखना। ठीक है, और एक रमैया है,
ये राइस ब्रीडर है, ये राइस ब्रीडर है रमैया। ये कुछ इंडियन साइंटिस्ट है, याद रखना। और भी है बहुत सारे, जैसे बीपी पाल साहब। बीपी पाल साहब को अब ये वो वीट ब्रीडर भी है और किसके रोज ब्रीडर भी है, याद रखना। बीपी पाल साहब जो है रोज ब्रीडर भी है, वीट ब्रीडर भी है। सीटी पटेल कॉटन ब्रीडर है ना। सीटी पटेल क्या है, कॉटन। उन्होंने सबसे पहले 1970 में सूरत के अंदर C4 वैरायटी मतलब कॉटन, हाइब्रिड कॉटन डेवलप किया था। क्लियर। तो ये कुछ हिस्ट्री थी जो हमने डिस्कस की प्लांट ब्रीडिंग की। आई थिंक आपको क्लियरली एकदम क्रोनोलॉजिकल समझ में आया होगा। जो सन ऊपर नीचे हुए हैं उनको आप सीक्वेंस में जमा लेना। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।